देखो परमाणु का टॉमसन मॉडल, देखो इसमें चैप्टर में होगा क्या, जो यूनिट 3 है तुम्हारी सेकंड बुक की परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, इसमें आप पढ़ोगे क्या कि परमाणु की संरचना बना कैसे परमाणु। हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में नहीं पढ़ने के अभी। नाभिक की संरचना वगैरह वैसे इसी यूनिट में है। परमाणु के बारे में पढ़ोगे, थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री इसके अंदर परमाणु के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे, नाभिक के बारे में पढ़ोगे, आप नाभिक और परमाणु के बारे में पढ़ोगे। तो पहला यानी कि चैप्टर नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू हमारे, तो यूनिट 3 है परमाणु संरचना स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। परमाणु का टॉमसन मॉडल है। परमाणु का टॉमसन मॉडल क्या था, टॉमसन ने जो मॉडल दिया था, क्योंकि आप पढ़ते हो जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी किसने करी थी, टॉमसन ने, है ना। ये पढ़ते हो ना, ईंट पर गिर कर नाच, ईंट पर नाच, वो पढ़ते हो आप कंडीशन। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी किसने करी थी, टॉमसन ने। अब टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल का ये मतलब होता है कि परमाणु ऐसा ऐसा है, इस हिसाब से उसने बताया, अपने फैक्ट बताए, उसे मॉडल बोलने में कि परमाणु ऐसे ऐसे बना हुआ। तो टॉमसन के अनुसार जो परमाणु है, टॉमसन के अनुसार जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर का, 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का धनावेशित गोला है। बात समझ में आ रही है कि जो परमाणु है, परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का धनावेशित गोला, धनावेशित यानी कि ये पॉजिटिव है। जो परमाणु है वो क्या है हमारा, पॉजिटिव है, धनावेशित गोला है। और इस धनावेशित गोला जो भी है आपका, जो परमाणु है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेश, और जो परमाणु है धनावेश। जितना परमाणु का टोटल धनावेश होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, ऋणावेश होता है। लेकिन जो टॉमसन का मॉडल है वो तरबूज मॉडल के आधार पे भी बोला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इसकी बात करें परमाणु की, जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे धसे हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जैसे कि तरबूज में बीज, या तरबूज में बीज धसे रहे ना, काले काले बीज धसे रहे, ऐसे इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका कभी कभी ऐसे पूछ रहा है कि तरबूज मॉडल किसने दिया था, परमाणु का तरबूज मॉडल किस पर आधारित है, तो परमाणु का टॉमसन मॉडल ही है। अब तुम लोगों को अब तो पता कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन धसे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो चक्रण गति करते रहे हैं, तो ये मॉडल क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन एक बात बढ़िया बता के चले गए थे कि 10⁻⁻10 की त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है, कौन, परमाणु। लेकिन वीक पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे नहीं होते, इसके चारों तरफ क्या काटते रहे, चक्कर काटते रहे, ठीक है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आया था रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड ने नाभिक की जो संरचना देखी थी वो ये देखी थी। पहली बात मैं अगर आपको बताऊं, रदरफोर्ड का मॉडल आता है, रदरफोर्ड अपने मॉडल में कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह धसे नहीं होते। मतलब मैं जो बात करूं, दूसरा जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अभी परमाणु मॉडल बता रहा हूं मैं आपको, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने, देखो जितने भी मॉडल आते हैं कमियां सभी में होती हैं, उन कमियों को दूर कर करके लोग अपने नए मॉडल दे देते हैं। तो परमाणु के टॉमसन मॉडल में क्या करा, संशोधन करा, किसने, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, और उस मॉडल के अनुसार क्या क्या बताई। रदरफोर्ड का मॉडल पहला दिया कि जो परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी अल्फागन पार्टिकल से। इसके बाद मैं अल्फागन पार्टिकल ही बताऊंगा आपको, रदरफोर्ड का अल्फागन पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो आपके पास परमाणु है, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक क्या होता है, टोटल पॉजिटिव होता है, एक ही धनावेशित नाभिक होता है, एक ही धनावेशित क्या होता है, नाभिक होता है। यानी कि पूरे परमाणु में केवल एक नाभिक होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान और आवेश केंद्रित होता है, और जितना उसका धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होता है। दूसरा, उन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया कि अगर आप हमारे पास मान लीजिए नाभिक है और ये है इनकी कक्षाएं हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन
अलग अलग कक्षाओं में, अब ध्यान दे रहे हैं इसकी बात को, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते रहते हैं, और यही इनका वीक पॉइंट था। मतलब उन्होंने ये कहा, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इसका सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते रहते हैं। ये इसका पॉइंट था रदरफोर्ड के मॉडल का, और इसी कारण इसकी थ्योरी विफल हो गई थी। क्योंकि रीजन समझना, इसका रीजन है क्या? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते रहते हैं। मॉडल में कहा उसने अपने, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं अपनी, यहां से ऐसे बाहर निकाल रहे ऊर्जा को, ऐसे बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को, तो जाहिर सी बात है जब ये अपनी कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूम रहे हैं, तो एक न एक दिन इनकी ऊर्जा खत्म होगी। जब इनकी ऊर्जा खत्म होगी, तो इनका जो कक्षा का आकार है वो भी कम होता चला जाएगा। भाई जब इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो घूमना बंद करता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ट्रैक्शन के कारण किसमें गिरेगा? नाभिक में गिरेगा, नहीं गिरेगा? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो यानी कि परमाणु का अस्तित्व खत्म, और जब परमाणु खत्म तो अणु खत्म। अणु बताया था मैंने तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना? हमारा परमाणु बना, परमाणु से मिलकर अणु बने, अणु से क्या बना? पदार्थ बना, और पदार्थ सब कुछ होता है। तो अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें गिर गए, अब इलेक्ट्रॉन इसमें गिर गए तो यानी कि हमारे पास क्या खत्म? परमाणु का अस्तित्व खत्म। जब परमाणु का अस्तित्व खत्म तो अणु खत्म तो पदार्थ खत्म, जो कि असंभव है। मतलब ऐसा होना असंभव है, ये हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो ये सब कुछ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये असंभव था, यही इसकी विफलता का कारण है। कभी कभी पूछने को आ जाता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने 2 पॉइंट दिए, मैंने आपको बता दिया। अब रदरफोर्ड का मॉडल असफल क्यों हुआ? रदरफोर्ड का मॉडल असफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये वीक पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते रहते हैं। अर्थात एक दिन क्या हो जाएगी? एक दिन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में खत्म हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। ऐसा बोल देते हैं अस्थायी होना, स्थायी नहीं रहने का परमाणु, यानी कि खत्म हो जाएगा परमाणु। अब परमाणु खत्म तो भाई सब चीजें खत्म हो जाएगी, जो कि असंभव है। ठीक है, एक कारण तो इस कारण ये विफल हो गया। मैंने तुम्हें परमाणु मॉडल बता दिया, इसकी विफलता के कारण भी बताई। असफल क्यों हुआ? असफल ये पॉइंट दिया, इसी कारण असफल हो गया। दूसरा पॉइंट ये दिया कि एक तरह से और विफल हुआ। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम पढ़ोगे आप आगे, इन्होंने कहा जो परमाणु में स्पेक्ट्रम होते हैं वो सतत होते हैं। परमाणु के अंदर जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है? सतत स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम ही पढ़ाए जाएंगे, तुम्हें सतत स्पेक्ट्रम मिलता है, जबकि परमाणु का सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता, रेखीय होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दिए, 3 में से 2 पॉइंट इसके फेल हो गए। ठीक है, इसलिए हाँ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तो करें, इलेक्ट्रॉन कक्षा का चक्कर तो लगावे, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, तो असफल इसलिए हो गया। दूसरा, परमाणु में सतत स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं? नहीं, परमाणु में सतत स्पेक्ट्रम नहीं पाए जाते, परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। इस कारण भी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, अब तीसरा मॉडल आता है इसे दूर करने के लिए, और वो है बोहर का मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। और बोहर के परमाणु मॉडल को कभी कभी बोर भी बोल देख रहे हैं, बोर या क्वांटम भी बोल रहे हैं। अब बोहर भाई साहब आते हैं, और बोहर भाई साहब रदरफोर्ड की कमियों को दूर करके 3 नई परिकल्पनाएं देते हैं। मेरी बात सुनना फिर से 1 मिनट के लिए। थॉमसन आता है सबसे पहले, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। थॉमसन ने कहा जो परमाणु है
वो क्या है, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का धनावेशित एक गोला है। सही बात समझ में आ रही है। और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हो। इतना कहा और ये भी बता दिया कि परमाणु पे जितना टोटल आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये बताया हमारा टॉप्शन में। क्लियर बात हुई। लेकिन तुम्हें पता इलेक्ट्रॉन धसे नहीं रहते तो विफल होना जरूरी था। फिर धीरे धीरे हमारे पास कौन आते हैं, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं भाई टॉमसन आप गलत थे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे धसे नहीं रहते, वो इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यहां तक तो ठीक था कि कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बस वीक पॉइंट क्या दे दिया कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के बारे में बता देता। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा नाभिक के बारे में हो गया। नाभिक के बारे में बताया ना कि जितना धनावेश नाभिक पे होता है इतना ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन में होता है। नाभिक की खोज करी थी इन्होंने। तीसरा ये बता दे परमाणु में सतत स्पेक्ट्रम पाया जाता है। ठीक है, ये आ गया पर रदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता लगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर नहीं सकते भाई, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते, तो विफल हो गया मॉडल। दूसरा, परमाणु में सतत स्पेक्ट्रम पाया जाता है। पाया नहीं जाता। कैसा पाया जाता है, रेखिक पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, रेखीय या रैखिक, रेखीय स्पेक्ट्रम पाया जाता है। तो फेल हो गया। अब इस कमी को दूर करने के लिए कौन आते हैं, बोहर भाई साहब। आ रहा है समझ में तीनों मॉडल। तो बोहर भाई साहब आते हैं। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर कर रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर कर 3 नई हाइपोथेसिस दी, यानी कि परिकल्पनाएं दी। और वो 3 नई परिकल्पनाएं क्या क्या थी। पहला पॉइंट तो ये था कि हाँ, ये वाला इसी को दूर करा कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर तो काटता है लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अब तुम यहाँ ये भी सोच सकते हो कि सर चक्कर नहीं, मतलब अगर चक्कर काट रहा है तो यार ऊर्जा क्यों नहीं खत्म हो रही। मान लो तुम्हें को किसी के चारों तरफ घुमा दिया जावे तो भाई साहब ऊर्जा तो खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उसने ये कहा कि ये पहला पॉइंट बोहर के मॉडल का कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अब जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता तो भाई होए क्या फिर। क्वांटम प्लांक थ्योरी दी इसने। तो उसने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु ये इंपॉर्टेंट है इन सब में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता और चक्कर काटता रहता है। ये भी कहा कि हाँ कक्षा में चक्कर काटता है, कक्षा में चक्कर काटता है। भाई कक्षा में चक्कर भी तो काटेगा, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर काटता हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अब जब नहीं करता तो भाई करे क्या फिर। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा, इसी में कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जहां पे उनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है जे, कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग हो गया हमारा जे। तो कोणीय संवेग क्या हुआ, जे। देखो तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जहां पर कोणीय संवेग जो जे है उनका, जे जो होगा NH/2π का पूर्ण गुना जो। सही है। फिर से जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग जो है वो NH/2π का पूर्ण गुना जो, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए उनकी कोणीय संवेग। कोणीय संवेग तो पता ही है, कोणीय संवेग उस वस्तु में पाया जाता है, उन इलेक्ट्रॉनों में या उन वस्तु में पाया जाता है जो वे गोल गोल घूमते हो, क्योंकि उनमें द्रव्यमान है, वेग है और किसी भी अक्ष से लंबवत दूरी है, तो इसलिए वो गोल गोल घूमते हो। तो वहां लीनियर मोमेंटम नहीं पाया जाता, रेखीय संवेग नहीं पाया जाता, वहां पाया जाता है कोणीय संवेग। तो लगा जो कोणीय संवेग है वो होता है हमारा NH/2π, वेयर जहां पर जो H है वो कितना होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻17 जूल सेकेंड, यानी कि प्लांक कांस्टेंट है।
प्लांक नियतांक 34। तो ये क्या है हमारा 34 जूल सेकंड। अब ये h क्या होता है हमारा प्लांक नियतांक और n है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षों की संख्या। अगर पहली कक्षा तो n का मान 1 रखेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 है तो 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा तो 3 रखेंगे, चौथी कक्षा तो 4 रखेंगे। मतलब इसी फॉर्म में हमारे पास क्या आती चली जाती है ऊर्जा। तो पहला पॉइंट ये दिया किसने, बोहर ने। फिर से बोहर ने ये कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज है। जहां पर h तुम्हारा प्लांक कांस्टेंट है, h की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू नंबर ऑफ वो है तुम्हारी ऑर्बिट यानी कि कक्षा। n का मान 1 रखोगे तो पहली कक्षा का कोणीय संवेग निकल जाएगा, 2 रखोगे तो 2 निकल जाएगा, 3 रखोगे तो 3 का निकल जाएगा। इतनी वैल्यू होनी चाहिए कोणीय संवेग की, तो वहां चक्कर काटता रहेगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता लेकिन ना कक्षा बदलता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए, फिर से सुनो, अगर कक्षा में चक्रण गति करता इलेक्ट्रॉन को बाहर से उसमें मिल जाए तो वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या करेगा, अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और वहां पर 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रहकर वापस अपनी कक्षा में आ जाएगा और अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जन करता हुआ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, फिर से सुन लो। होगा क्या, मैं डायग्राम इधर बना रहा हूं, बोहर के मॉडल का यहां बना रहा हूं। देखो बोहर का मॉडल है क्या, ये हमने कक्षा मान ली, ठीक है, ये हमने कक्षाएं मान ली। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कक्षाओं में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग। आगे बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर इसे थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, बोहर के मॉडल का। अब यहां सुनो, परमाणु में चक्रण गति करता इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन अगर मान लो आपने क्या करा, एक बीच में इलेक्ट्रॉन बना देते हैं इधर भी, ये रहा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दिया आपने, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करा, बाहर से ऊर्जा दे दी। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दोगे तो ये अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जाहिर सी बात है यार, थोड़ा सा एक चीज समझने के लिए आप समझ सकते हो, अगर आपकी जेब में पैसे डाल दूं मैं 2-3 हजार रुपए, तो आप अपने स्टैंडर्ड से एकदम ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ, अब खाएंगे पिज्जा विज्जा आराम से, स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपका स्टैंडर्ड यहाँ तक खाने का। आपकी जेब में क्या करो, बाहर से पैसे डाल दे, चलो भाई अब रेस्टोरेंट में चलेंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट का, तो कोई और अच्छी जगह जाओगे, तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कक्षा, ठीक है। वही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिली तो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अब जब अपने से ऊर्जा स्तर में जाएगा, मान लो चलो ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से ऊर्जा स्तर में आ गया, यहाँ पे समझ लो क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, बाहर से ऊर्जा मिली, ये बाहर से हमने क्या दे दी, इसको ऊर्जा दे दी। अब जब ऊर्जा दी तो ये क्या जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। कब तक, 10⁻⁻⁸ सेकंड तक, पता भी लगेगा कब गया कब आया। सुनो, ये इलेक्ट्रॉन कहां कितनी देर गया, 10⁻⁻⁸ सेकंड तक। नोट कर लियो भाई इस बात को, 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है और वापस अपनी ऊर्जा को, वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता हुआ, जो अपनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को, इस ऊर्जा को इस ऐसे विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता हुआ और वापस कहने लगा भाई साहब चलो अपनी कक्षा में, पैसे खत्म। यही सी बात है, तुम्हें पैसे मिले, तुमने शॉपिंग वोपिंग करी, उड़ाए पैसे, फिर वापिस आओगे अपने स्टैंडर्ड पे। तो वही इलेक्ट्रॉन का काम है कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वहां पर 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रहता है और अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित करता हुआ वापस अपनी कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है।
तीसरा पॉइंट क्या दिया, तीसरा पॉइंट यही था और वो इंपोर्टेंट था आपका, यहाँ पे आपका बोहर मॉडल है। तीसरा पॉइंट यही दिया था, दूसरा तो ये वाला पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट ये होता है जो परमाणु में स्पेक्ट्रम होते हैं वो रेखीय होते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो परमाणु में स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, रेखीय पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा था परमाणु का बोहर मॉडल बोल दो आप, या बोहर का परमाणु मॉडल बोल दो। बोहर या बोर का परमाणु मॉडल, इसे नोट कर लो भाई, तो दोनों डायग्राम बना लो, दोनों क्या अलग अलग इनके। देखो मतलब जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड के दिमाग में ये चला, कि जो परमाणु है इसमें देखते हैं क्या, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हाँ ठीक है परमाणु पढ़ लिया, उनके दिमाग में ये चला कि परमाणु में यानी कि जो परमाणु है उसके अंदर क्या है, परमाणु के अंदर ही क्या है, ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी उन्होंने। तो रदरफोर्ड का अल्फागन प्रयोग है ये, मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु के अंदर चेक करने के लिए कि परमाणु के अंदर है क्या, इसे पता करने के लिए अल्फा कणों की बौछार करी परमाणु पे। अब जाहिर सी बात है उन्होंने लिया था सोने का पत्रक यानी कि सोने की पन्नी। अब यहां तुम ये सोच सकते हो सर सोने की पन्नी क्यों ली, लकड़ी में परमाणु है, हर चीज में परमाणु है, हर एक चीज में परमाणु है नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की तो मार्कर में परमाणु है, इसमें छोड़ सकते, लेकिन आप एक बार बताओ परमाणु से परमाणु मिलकर अणु बन रहे होंगे, एक परमाणु तो नहीं ना। तो उन्होंने क्या करा, सोना एक ऐसा मेटल है, जो सोना है, सोना एक ऐसी धातु है जिसे तुम पीट पीट के बिल्कुल पन्नी की तरह बारीक कर सकते हो। जो सोना है उसे तुम पीट के बिल्कुल ऐसे बारीक कर सकते हो पन्नी की तरह, इसलिए उन्होंने सोना लिया था जिससे एक ही परमाणु सामने दिखे, आर पार दिख जाए। उस पन्नी के तो आर पार दिखाई दे जाएगा चलो एक बार को, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं परमाणु तो होगा और एक एक परमाणु सेट हो जाए। यानी कि उन्होंने इस टाइप से ले ली, जो पत्रक था वो सोने का वो इस टाइप से था। अगर मैं बात करूं ऐसे, इसमें एक एक परमाणु बीच मारा बस ऐसे। स्वर्ण जो पत्रक है, ये तो हमने बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे, वो स्वर्ण पत्रक है, ठीक है। तो जब इन पे अल्फा कणों की बौछार करेंगे हम, अल्फा कणों का बीम छोड़ा ऐसे, मान लो एक ही गया इस पे ऐसे, ये हमारा सोने का पत्रक, स्वर्ण पत्रक। पता लग गया, कभी कभी कुछ ले रहा है सोने का क्यों लिया भाई, सोना तो बहुत महंगा था, लकड़ी वगैरह और कुछ ले लेता, नहीं, सोने का इसलिए लिया कि सोने को पीट के आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल बारीक कर सकते हो, इसलिए सोने का पत्रक लिया। तो यार सुनना, अब ये परमाणु है, अब तो तुम्हें पता कि हाँ परमाणु के अंदर नाभिक है, अभी तो ये भी नहीं पता ये है क्या, अभी तक तो ये नहीं पता। अगर हम रदरफोर्ड के टाइम पे चले तो रदरफोर्ड बस चेक कर रहे कि देखेंगे इसके अंदर है क्या। अब तो तुम्हें पता कि हाँ परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक पे समझ धनावेश केंद्रित होता है, एक ही नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम रदरफोर्ड के इसके मॉडल में बात करें तो अभी तक इसे नहीं पता। तो क्या करा, एक परमाणु लिया और परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। बौछार यानी कि इतने सारे, ये मान सकते हो बहुत सारे तीर की तरह अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए ऐसे, अल्फा पार्टिकल ऐसे छोड़े, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये अल्फा पार्टिकल गए तो सुनो, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। सुनना, अधिकांश अल्फा कण जो थे वे क्या निकल गए, सीधे निकल गए। मान लो ये ऐसे नहीं निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये लगभग सीधा निकल गया, अल्फा कण है ये सीधा निकल गया ऐसे, ठीक है। कुछ अल्फा कण, सुनते रहना ये मॉडल है इसका, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, सीधे, बिना विक्षेपित हुए, विक्षेपित यानी कि अपने पाथ से विक्षेपित नहीं हुए, सीधे निकल गए, सही है। दूसरा, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए। कैसे विचलित हुए कि कुछ तो ऐसे चले गए, इस टाइप से, इस टाइप से निकल गए, और कुछ अपने मार्ग से 90 डिग्री के अधिक कोण से ऐसे बाहर हो गए, ऐसे। और केवल
20,000 कणों में से एक कण पार नहीं हुआ। एक कण 20,000 कणों में से, बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी कि जो ये जा रहे थे ना भाई साहब, ये वाले, ये जो जा रहे थे, ये जा नहीं पाए अंदर। ठीक है, अब क्यों नहीं जा पाई, इससे निष्कर्ष क्या निकला, समझना बात को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैं 10 बंदों को, एक पुल है, अंधेरे का पुल है, और पुल के पार भी मतलब पुल के पार पता है मुझे हाँ क्या है, और पुल के इधर पता, मैं ऊपर खड़ा हुआ हूं, है ना, ये मान के चले आप। पुल के अंदर अंधेरा, मुझे ये नहीं पता पुल में है क्या बीच में। तो मैं अगर 10 बंदों को भेज दूं कि भाई जाओ, 10 बंदे भाग जाओ, बिल्कुल चले जा रहे बेचारे, दिखू ना कुछ नहीं रहा, और परली साइड जा गए, यानी कि दूसरी साइड जा गए 8 बंदे, यानी कि 7 बंदे, 6 बंदे तो मुझे बिल्कुल सीधे मिले, हाँ भाई बराबर मिल गए मुझे, है ना। एक बंदा उधर को खड़ा, थोड़ा दूर को निकला, क्रॉसिंग में हो गया, एक बंदा इधर मिल रहा, और एक पार तो हो गया लेकिन दूसरी साइड खड़ा, और 10 बंदों में से केवल एक ही बंदा वापिस नहीं आया। तो मैं क्या समझूंगा भाई, मैं इधर वाले से पूछूंगा, हाँ भाई गया क्या, कह रहा यूं नहीं जा रहा भाई, क्यों नहीं जा रहा, डर लग रहा आज इसे। तो तुझे क्यों डर लग रहा है, जब सारे बराबर भागे थे। मेरे जैसा ही अंदर कुछ है, यानी कि मेरे जैसा ही मुझे एक प्रतिकर्षण बल से पीछे फेंक रहा, क्योंकि तुमने लो पढ़ रखा, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस में आकर्षण होता है। आ रही क्या बात समझ में। और जब हमने अल्फागन कैसे होते हैं, प्लस के, अल्फागन कैसे होते हैं भाई, प्लस के, सब प्लस होते हैं ये। अब जाहिर सी बात है, सारे तो ये निकल गए, सारे तो निकल गए, केवल एक ही अल्फागन जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्लस का है, प्लस का अल्फागन है, और ये वाला भाई साहब क्या है अंदर, प्लस का है। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकले कि अगर हम ये ऐसे दिखा देते हैं, ये वाले जो डाइवर्स हुए, कोई इधर को निकल गया, कोई सीधा निकल गया, कोई इधर निकल जाएगा, कोई इधर निकल गया, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है इसके। भाई एक बार में तो पूरा हुआ नहीं होगा, देखो एक बार में कोई भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता, काफी मेहनत लगती है। फिर से सुनना, रदरफोर्ड ने अल्फागन पार्टिकल प्रयोग करने पर, यानी कि सोने की एक पन्नी ली, स्वर्ण पत्रक लिया, और उस पर अल्फागनों की बौछार करके निम्न निष्कर्ष निकाले। निम्न क्या, जो मैं बता रहा हूं, क्या पहला निष्कर्ष ये निकाला कि जो अधिकांश अल्फागन है वो बिना विक्षेपित हुए क्या निकल गए, सीधे निकल गए। जो अल्फागन थे, अल्फागन सीधे निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल जाते। दूसरा पॉइंट, अल्फागन बिल्कुल सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फागन क्या निकल गए, सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फागन अपने मार्ग से विक्षेपित हुए 90 डिग्री और उसके अधिक कोण पर, कुछ 90 डिग्री कोण पर हो गए, यहां तक आगे वापस चले गए होंगे, कुछ 90 डिग्री से अधिक के कोण पर। तो कुछ अल्फागन अपने मार्ग से 90 डिग्री या अधिक कोण पर विक्षेपित यानी कि पथ भ्रष्ट हो गया उनका, विक्षेपित हो जाते हैं। और भाई साहब तीसरा, बहुत ही रेयर केस में, यानी कि लगभग एक अल्फागन है ना, 20,000 में से एक अल्फागन पार नहीं होता, एक अल्फागन पार नहीं होता। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक में एक धनावेश है, नाभिक में एक धनावेश है। क्या है, एक धनावेश। नाभिक में एक धनावेश, सॉरी परमाणु में, मैं गलत बोल गया, परमाणु में कहीं ना कहीं एक धनावेश कण है, पॉइंट है कोई, और जिसे हम क्या बोलते हैं, हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, नाभिक। परमाणु में एक धनावेश केंद्र है जिस पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान और आवेश केंद्रित होता है, जो कि प्लस का है, धनावेश है। धनावेश का कैसे पता लगा, क्योंकि ये भी धनावेशित किरणें थी, अगर नेगेटिव होती तो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। आ रही क्या बात समझ में। तो तीसरा इसका यही निकला कि नाभिक, परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर या जो धनावेशित होता है, जो पॉजिटिव होता है, और समस्त द्रव्यमान और आवेश इसी पर केंद्रित होता है। ठीक है। और 4 पॉइंट ये था कि अल्फागन, यानी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है,
वो कूलाम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। भाई कूलाम के नियम के अनुसार ही तो हुआ, कूलाम ने तो बताया था प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हो, तो अल्फा कण कूलाम के नियम से प्रतिकर्षित हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए कूलाम का नियम परमाणुीय दूरी के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो हमारे 4 मॉडल थे भाई, चारों के चारों ऐसे ही हैं। अब रदरफोर्ड का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाला मॉडल। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज के लिए बता रहा हूँ। थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन का मॉडल ये था कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों तरफा धसे रहते हैं। वो फेल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन धसे नहीं रहते। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आता है, रदरफोर्ड का मॉडल अलग है, रदरफोर्ड का अल्फा कण पार्टिकल अलग है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या आया था कि जो परमाणु है वो धसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब नाभिक के चारों क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए। ठीक है, ये वीक पॉइंट था। दूसरा ये बताया उन्होंने कि सतत स्पेक्ट्रम करते रहते हैं, रैखिक नहीं करते, तो इनका वीक पॉइंट था। इस कारण मैंने तुम्हें बताया था वो चक्रण गति नहीं करते, सॉरी अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। उनकी कमी को दूर करने के लिए कौन आया, बोहर का मॉडल। बोहर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते हैं लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर काटते हैं जिन पर उनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुना जो। ठीक है, और परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम पाया जाता है, ना कि सतत स्पेक्ट्रम। अब ये तुम्हारा फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण पार्टिकल आ गया, नाभिक के आकार का आकलन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतना ही इसमें बस।